महालेखा परीक्षक, जिसको CAG बोला जाता है ना। तो इसमें से जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार एग्जाम में है वो पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों का है मैं लेकर आया हूं। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे आपको एक ऐसी पैटर्न का मालूम चलेगा और साथ में इसमें का जो लगातार पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं कराने वाला हूं। तो जरूर देखिएगा। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपने पहला प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो भारत का जो महान्यायवादी होता है ना, उसको कौन नियुक्त करता है, उसकी नियुक्ति कैसे होता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो भारत का जो महान्यायवादी होता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा है वो क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 76(1) के तहत है दोस्तों। आपका क्या है, जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 76(1) है उसके तहत दोस्तों राष्ट्रपति है ना, जो भारत का राष्ट्रपति है, भारत के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं, है ना, एजी, है ना, जिसको एजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एजी, है ना, जिसको हिंदी में महान्यायवादी बोल, उनकी नियुक्ति है वो करता है, जो कि कहते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है वो कार्य करता है और साथ में भारत का वकील होता है दोस्तों, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको कम से कम दोस्तों 7-8 बार है वो एग्जाम में है वो पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक संस्थान स्थापित किया गया है किनके, कहाँ से किया गया है दोस्तों? परिनियमों द्वारा, प्रशासकीय आदेश द्वारा, भारत के संविधान द्वारा, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संस्थान है दोस्तों उसकी उसको स्थापित कौन किया है दोस्तों? वो किसके तहत स्थापित हुए? तो वह भारत के संविधान द्वारा इसको स्थापित है दोस्तों, किया गया। भारत के जो संविधान का अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 148, है ना, अनुच्छेद 148 के तहत दोस्तों जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की कैग की नियुक्ति है वो करता है ना, और महालेखा परीक्षक है ना, उसकी नियुक्ति है वो होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति या फिर भारत का प्रधानमंत्री या फिर संसद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो है ना दोस्तों, देखिए यहाँ पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उसकी नियुक्ति है वो कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति के द्वारा है दोस्तों। जो नियंत्रक होता है ना, और महालेखा परीक्षक होता है उसकी नियुक्ति है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विशेषज्ञ सलाह देता है, किस चीज का सलाह देता है दोस्तों? लोक लेखा समिति की, वित्त समिति का, विधायिका को या फिर अनुमान समिति को। तो इनके द्वारा दोस्तों जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उनके द्वारा किस चीज के है विशेषज्ञ, है ना, वो सलाह देने के लिए है वो रखा जाता है। तो वो है दोस्तों आपका लोक लेखा समिति है, उनको है वो क्या देता है, सलाह देता है दोस्तों, है ना। जैसे कि क्या चीज है, आपको बजट में दिए गए जो राशि की जो सही व्यय है उनका लेखा जोखा कौन करता है? भारत के नियंत्रक है और महालेखा परीक्षक है उनके द्वारा है वो किया जाता है। जो अपनी रिपोर्ट है वो किसको देते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? राष्ट्रपति है उनको है वो देते हैं, है ना, राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इसे संसद में है दोस्तों है रखता है, और जिसकी पुनः जांच पड़ताल लोक लेखा समिति के द्वारा है वो किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये दोस्तों जो बजट होता है ये जो गोपनीय होता है, किसी को है वो जानकारी नहीं होती। जब है ये संसद में बहस के लिए खोला जाता है तब इसके बारे में पूर्ण जानकारी है, विस्तृत जानकारी है, उनका उल्लेख है वो मिलता है। उससे पहले है जब तक है संसद में नहीं आ जाता तब तक इसको पूरा गोपनीय है वो रखा जाता है, जो बजट पेश किया जाता है उसको। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्य का चेयरमैन या फिर चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका कंट्रोलर है ना, नियंत्रक और ऑडिटर जनरल है जिसको एजी बोलते हैं, है ना,
हिंदी में इसको महालेखा परीक्षक है, एजी बोला जाता है ना। तो उसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? लोकसभा स्पीकर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्य का चेयरमैन या फिर चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो किनके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके द्वारा कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम विधिक अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान नियंत्रक, भारत का महान्यायवादी या फिर विधिक सचिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो भारत का प्रथम विधिक अधिकारी के रूप में है दोस्तों वो भारत का जो महान्यायवादी है उनको है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सॉलिसिटर कौन होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, एक प्रधानमंत्री का सलाहकार या फिर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। तो दोस्तों ये प्रश्न है अभी रिसेंटली में 2023 में दोस्तों, जो 2023 में सीजीपीएससी का एग्जाम हुआ था, और सॉरी 23 बोलता हूँ 24 में है ना, 2024 में सीजीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें है दोस्तों इस प्रश्न को है वो पूछा गया था। तो ये क्या होता है, भारत का जो सॉलिसिटर होता है वो कौन होता है दोस्तों? ये क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों एक न्यायिक सलाहकार के रूप में सॉलिसिटर है वो होता है दोस्तों। सॉलिसिटर जनरल केंद्र द्वारा दोस्तों दूसरा बड़ा जो विधिक अधिकारी है, पहला विधिक अधिकारी होता है दोस्तों आपका महान्यायवादी होता है ना। उसके जस्ट नीचे में है दोस्तों जो सॉलिसिटर है वो सॉलिसिटर जनरल है वो केंद्र में दूसरा बड़ा विधिक अधिकारी के रूप में है वो पदस्थ होता है, जो अटॉर्नी जनरल के प्रत्येक कार्य में उसकी सहायता है वो करता है दोस्तों। जो आपका अटॉर्नी जनरल है ना, उनके प्रत्येक कार्य में क्या करता है दोस्तों? सहायता करता है। कौन? तो सॉलिसिटर दोस्तों। और ये क्या होते हैं? एक न्यायिक सलाहकार के रूप में है पदस्थ होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? उपराष्ट्रपति, महाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधीश या फिर महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। तो कौन है दोस्तों जो क्या करते हैं दोनों सदनों में है वो कार्यवाही में भाग है वो ले सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। भारत का जो महान्यायवादी होता है जिसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, वो क्या करता है संसद के दोनों सदनों में दोस्तों किसी भी सदन की कार्यवाही में वो क्या ले सकता है? भाग है वो ले सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, महान्याय अभिकर्ता या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो कौन करता है दोस्तों कानूनी विषय पर जो राज्य सरकार को कौन परामर्श देते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो राज्य सरकार है उनको है वो परामर्श देने के काम करते हैं। कौन करता है दोस्तों? तो एडवोकेट जनरल करते हैं, जिसको महाधिवक्ता बोले जाते हैं, उनके द्वारा उसको परामर्श दिया जाता है। जिसके बाद ही क्या करते हैं है ना, जो महाधिवक्ता होता है दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है दोस्तों। क्या होता है? जो किसी भी राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इन्हीं के द्वारा है दोस्तों जो राज्य सरकार उनको है परामर्श है वो या फिर सलाह वो दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है दोस्तों। कौन ले सकता है? उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन है दोस्तों क्या करते हैं गैर सदस्य के रूप में संसद के एक सदन में है दोस्तों कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? तो वो कौन है दोस्तों? ये होते हैं अटॉर्नी जनरल। जो भारत का महान्यायवादी है वो किसी भी सदन में कार्यवाही के लिए है वो भाग ले सकता है ना। तो इसको ध्यान में रखिए। जो भारतीय संविधान है दोस्तों उसके अनुच्छेद 88 के तहत दोस्तों, कितना? अनुच्छेद 88 के तहत वह किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी दोस्तों सदन के बैठक में भाग ले सकता है और भाषण दे सकता है दोस्तों, किंतु मतदान देने का अधिकार दोस्तों इनके पास है वो नहीं होता। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन है वो पूछता है, बार बार पूछता है, इन प्रश्नों को है वो बार बार पूछता है, क्योंकि कार्यवाही में भाग ले सकता है, क्योंकि ये क्या है? अटॉर्नी जनरल होते हैं भारत के, है ना। तो इनके पास वो कार्यवाही करने की उसके पास क्षमता रहती है, और साथ में कोई भी बैठक उसमें भाग ले सकता है। लेकिन ये दोस्तों साथ में भाषण भी देगा संसद में, लेकिन इनके पास दोस्तों कोई भी किसी भी कार्य तो उसमें मत देने का जो अधिकार है ये महान्यायवादी के पास है वो नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वित्तीय व्यवस्था को केंद्र और राज्य स्तर पर कौन नियंत्रित करता है?
महान्यायवादी, भारत का महालेखा परीक्षक, संसद की वित्तीय समिति या फिर भारत की संचित निधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, भारत में जो वित्तीय व्यवस्था को केंद्र और राज्य स्तर पर कौन नियंत्रित करता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका भारत का जो महालेखा परीक्षक है, उनके द्वारा है दोस्तों जो वित्त है ना व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था उसको है नियंत्रित है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के खाली स्थान से संबंधित है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो धारा 148 के तहत दोस्तों किसका प्रावधान है वो किया गया है हम भारत का जो संविधान है उसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 148 है दोस्तों, उसमें भारत के जो नियंत्रक है और महालेखा परीक्षक है उनके बारे में है दोस्तों प्रावधान है वो किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के क्या बने थे दोस्तों, 12वें वित्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 13वें वित्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या फिर 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों इसको सीजीपीएससी के द्वारा 2020 में इस प्रश्न को है वो पूछा भी गया था, जिसमें गिरीश चंद्र मुर्मू है दोस्तों भारत के कौन से पद पर थे वो क्या थे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में है दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू है वो पदस्थ हुए थे दोस्तों 8 अगस्त 2020 को। दोस्तों कब है दोस्तों, 8 अगस्त 2020 को दोस्तों ये क्या होते पदस्थ हुए थे, पद को है ग्रहण किया और जो भारत के 14वें क्रम के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में है पदस्थ हुए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख सकते हैं, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है दिया है दोस्तों, उसमें से कौन कौन सा सही है उसको आपको बताना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट बोलता है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा, मतलब योग्य होगा दोस्तों। और दूसरा स्टेटमेंट बोला है, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधि करे। तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट है दोस्तों वो दोनों सही ही है फिर कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर बता सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ये वाला है दोस्तों, पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वो नियुक्ति के लिए अर्ह योग्य होगा दोस्तों, लेकिन आपका महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधि करे। तो ये वाला स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल एक है वो क्या है सही है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप कथन और कारण दिया गया है जिसमें से आपको आंसर है वो बताना है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बीच में है ये कथन और कारण है दिया गया है, हाँ तो उसको बताना। तो कथन क्या बोलते हैं दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। कारण क्या दिया है दोस्तों, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चार ऑप्शन देते हैं, इसमें क्या है कथन कारण क्या है सही है या फिर गलत है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कथन भी बिल्कुल सही है दोस्तों और आपका कारण भी है वो क्या है बिल्कुल सही है। और यह दोस्तों जो कारण है वो कथन की क्या करते हैं सही सही व्याख्या करता है दोस्तों। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको 2021 में दोस्तों आरटीएस के एग्जाम हुआ था उसमें है वो पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, वित्तीय मंत्री द्वारा, फिर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। तो ये दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल होता है दोस्तों उसकी नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा, भारत का जो प्रेसिडेंट होता है उनके द्वारा है वो किया जाता है दोस्तों। इन क्या करता है इनकी जो नियुक्ति है दोस्तों अनुच्छेद 148 के तहत दोस्तों भारत में एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, संसद का सदस्य न होते हुए भी निम्न में से कौन संसद की कार्यवाही में प्रतिभाग कर सकता है, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर सॉलिसिटर जनरल। तो कौन है दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। महान्यायवादी होते हैं दोस्तों जो संसद की कार्यवाही में वो भाग है वो ले सकता है और वहां पर भाषण भी है वो दे सकता है। तो दोस्तों आज का ये जो क्वेश्चन है हमारे जो टॉपिक थे भारत के महान्यायवादी और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उसमें से ये जो मुख्य 17 क्वेश्चन है दोस्तों आपके बीच में है लाया गया था। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।